everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Now, what we have to cover today, there's a list in front of you that we'll talk about. I'll discuss that, and before moving forward, जिन्हें भी ये session अच्छे लगते हैं, please mark your attendance by liking these sessions. You can share it with other friends and don't forget to subscribe to the channel as well. So these are the articles जो आपके सामने हैं that we have to cover. Let me give you a brief introduction for it, और फिर जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती ही जाएंगी. कश्मीर स्टैग और पाम कॉकेटूज, तो ये दोनों स्पीशीज़ हैं इन न्यूज़ और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हमें पता है यूपीएससी किस तरीके से स्पीशीज से क्वेश्चन उठा रही है आजकल, स्पेशली उनके फीचर बेस्ड. देन यू हैव ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड. व्हाट इज दिस? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? सिंपल टर्म्स में वो हमें पता होना चाहिए. और ये क्या है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो विल टॉक अबाउट इट. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के विद रिस्पेक्ट टू में. एंड आज हिंदू के न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे. द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रिटरिक, ये आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस प्रीलिम्स एसेज. सो उसके हिसाब से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर अभी क्या है, ब्रिक्स की सबमिट जो है वो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होने वाली है. ऑब्वियसली फिर आर्टिकल्स आएंगे सबमिट में क्या होता है क्या, बेसिकली क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है सो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. और ये होने वाली है साउथ अफ्रीका में. उसके विद रिस्पेक्ट टू में एडिटोरियल है. इस एडिटोरियल को आप बहुत अच्छे से आज सुन लो, समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच ब्रिक्स के बारे में भी वंस अगेन बात करूँगी क्योंकि पहले भी एडिटोरियल्स आ चुके हैं इसके एसोसिएटेड. क्योंकि एक पैराडॉक्स क्रिएट हो चुका है. पैराडॉक्स इन द सेंस क्या है, मतलब जैसे आई मूव फॉरवर्ड आई डेफिनेटली लेट यू नो. सो माय पॉइंट इज कि आज अगर ये क्लियर हो गया तो ये आपका बेस बन जाएगा कि कल को जब आगे अब सबमिट होने के बाद चीज़ें और आएंगी सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी समझनी. एंड देन यू हैव व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी. तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको नॉर्थ सी एज अ होमवर्क दूंगी. आपको मैप में जाकर देखना रहेगा कि नॉर्थ सी कहाँ पर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे. अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की, राइट? द ब्रिक्स टेस्ट ऑफ इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रिटरिक. देखो इस एडिटोरियल के अंदर जो है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर बियॉन्ड द एडिटोरियल चलेंगे. अब बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था मीटिंग होने जा रही है, अपकमिंग अब सबमिट है आज से लेके 24 अगस्त तक, राइट? एंड कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं ये तो सबको नाम से ही पता चल जाता है. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. ठीक है. So it's like a test of how well now we can handle these international conversations and also जो global politics के अंदर हो रहा है, what is going to happen now in the future. देखो ब्रिक्स जो है ना, ये जो कंट्रीज हैं अगर मैं कहूँ they are very very super powerful when it comes to changing the whole world economy. That is not actually the case. They don't ऑलवेज अग्री. देखो सबसे पहली बात तो आप बोलो कि ये बहुत पावरफुल ग्रुपिंग है G20 G7, नहीं, लेकिन फिर भी पार्टीज ज्वाइन करना चाहती हैं, बाकी और कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं. आई गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, इसको मैं आगे लूँगी ही सही. देखो बात ऐसी है, कभी कभार क्या होता है ना, खुद के घर में लड़ाई चल रही होती है, सामने वाले बाहर वालों को क्या ही कहेंगे. सो दे डोंट ऑलवेज. इसके अंदर भी पोस्ट ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और जो ये रशिया और चाइना का आपस में थोड़े रिलेशंस अब ठीक, मतलब ऑब्वियसली रशिया चाइना कमिंग क्लॉज एंड इंडिया चाइना की टेंशंस हैं. सो बहुत सी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट? दे डोंट ऑलवेज एग्री ऑन इकोनॉमिक एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स.
and they haven't been super good at changing the world politics, right? Plus यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ब्लॉक की एज अ होल, it is hardly an attractive investment destination as a block. I am talking about single countries की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है. क्यों है, कैसे है, वो बताती हूं. हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्लोबल गवर्नेंस की. ग्लोबल गवर्नेंस, सी, you know how the way the world is managed globally and things are not working well, right? चाहे वो यूक्रेन का वॉर हो जाना हो रशिया के साथ, तो यूक्रेन का वॉर होना इज लाइक नाटो की एंट्री हो जाना, और यहाँ पर यूएस का एक तरीके से यूएस इज हेल्पिंग, और फिर यूएस और उसकी एलाइज, तो एक वापस हम उस टाइम पे जा रहे हैं, राइट? और ऊपर से अगर आप देखो आपकी इंडिया चाइना के साथ राइजिंग टेंशन्स हैं, फिर उसके बाद चाइना का एमर्ज होना कि मतलब आई एम सुपर पावरफुल. चाइना तो चाहता ही यही है, साउथ चाइना सी में अपनी एक्सपेंशन करना. आज चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर एक एज ए मीडिएशन अपना एक रोल प्ले कर रहा है, राइट? और फिर यूएस की एंट्री हो जाना मिडिल ईस्ट में कि अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली यूएस हैज़ टू कंट्रोल थिंग्स, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में आना, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि थिंग्स सीम्स अनफेयर and not very democratic, and people have noticed that the groups and system in charge of these global decisions, they don't really represent everyone. अगर आप लगाओ especially from the places like global south, जैसे आप G7 लगा लो for that matter कि बहुत पावरफुल ग्रुपिंग है, क्या वो एक्चुअली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या वो, क्या मतलब G7 का मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि दैट मीन्स होल वर्ल्ड, राइट? So here, when global south is not represented, because of this, new groups like BRICS are stepping to fill that gap, even though they might not be perfect. So imagine a club where lots of countries join together to talk about important things. उसमें BRIC एक है, with countries like India, China. Around 40 countries are interested in joining it. इसका मतलब क्या है? ये शो कर रहा है बिकॉज दैट मेनी कंट्रीज आर अनहैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग ग्लोबली, राइट? मतलब आप ऐसा लगा लो कि राइट नाउ वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस. डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कहाँ फिट करती हैं, हाउ दे कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इवेंट्स. क्योंकि यूक्रेन की इश्यूज होना, चाइना की ग्रोइंग पावर, ये सब बढ़ रहा है, और ब्रिक्स फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है. लेकिन इट्स नॉट लाइक कि ब्रिक्स विल मैजिकली कुछ ऐसा दे विल क्रिएट कि चीज़ें बहुत परफेक्ट हो जाएंगी और बहुत एक फेयर अनफेयर से एक फेयर ग्लोबल सिस्टम आ जाएगा. इन ग्रुप्स में तो अपने ही डिसएग्रीमेंट चलते रहते हैं, लेकिन बट इवन इफ दे हैव फ्लॉज, दे could start important conversations about global decisions more fairly and in an open manner. Are you getting my point? मतलब सवाल ये है अब यहाँ पर, सी, India is facing some tough decisions about how it fits into this big world picture. इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर आप देखो, इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया क्वाड में भी है, G20 में भी है, SCO में भी है. तो एक सेक्शन को ऐसे लगता है ना कि अगर आप ब्रिक्स के पार्ट हो या अगर आप SCO के पार्ट हो तो आप यूएस के अगेंस्ट हो. तो इंडिया का ये कहना है दैट इंडिया इजंट ट्राइंग टू बी अगेंस्ट यूएस और द वेस्ट, इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग फेयरनेस. आप देखो हाउ कैन इंडिया बी अ पार्ट ऑफ सो मेनी ग्रुप एट वंस, क्वाड, G20, ब्रिक्स, SCO, ग्लोबल साउथ. इंडिया इसलिए है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू चैलेंज द वे दिस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग. अब आप ये नहीं कहो, मतलब इंडिया कोई वेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग फेयरनेस, राइट? Geographically, historically, India belong with these groups, BRICS, SCO, Global South, but India does not only fit with these groups. बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, G20 देख लो आप, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल. So the problem is that getting a big say in those powerful groups is difficult, और India is in middle, जहाँ दोनों तरफ आपके इंटरेस्ट हैं but not fully committed.
to neither. तो इंडिया एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है बिटवीन डिफरेंट साइड्स इन द मिडल ऑफ दीज ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स. जैसे मैं बता रही, चाइना रशिया टीमिंग अप, राइट, करंट ऑर्डर चेंज हो रहा है. सो इंडिया डजेंट लाइक दिस आइडिया ऑफ दीज ग्रुप्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि ये आइडिया अगेंस्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड मल्टीपल पावर्स. मल्टीपल पावर्स, मल्टीपोलैरिटी. देखो, एक मल्टीपोलर वर्ड है आज. You see, there's an idea of having a world where many countries have power, not just one. This is called multipolar world. And to achieve this, these are the groups where countries can talk, they can make decisions together. मतलब अगर आप डी-डॉलराइजेशन कर दो, आप बोलते हो कि यूएस का डॉलर अगर वर्ड यूज कर रहा है इस टाइम पे बहुत, अगर वो लेस यूज हो और इंडिया की करेंसी आ जाए, लेकिन कुछ और भी हो सकता है कि चाइना भी तो खड़ा है. इंडिया और चाइना आज के टाइम पे दे आर यूजिंग दी सिमिलर ग्रुप्स टू गेट दी एडवांटेज, लेकिन दोनों के एंड गोल अलग है. चाइना इज गेटिंग मोर इन्फ्लुएंशियल विद प्रोजेक्ट्स लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इफ इंडिया ट्राइज टू, देखो ट्रिकी पार्ट यही है कि अगर इंडिया कोशिश करता है टू मेक दीज नॉन वेस्टर्न ग्रुप स्ट्रॉन्गर, तो आप इनडायरेक्टली चाइना, इट वुड हेल्प चाइना टू बिकम मोर पावरफुल, जो इंडिया नहीं चाहता, राइट. सो दिस इज द सिनेरियो. और रही बात ब्रिक्स की, तो पैराडॉक्स यही है. देखो, ब्रिक्स जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका अपना सिग्निफिकेंस है. मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को, मतलब ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग दैट इज ब्रिंगिंग टुगेदर दीज मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज. 41%, इट कंप्राइजेज ऑफ 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. 16% शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड. ये एडिटोरियल में नहीं मिलेगा. 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस हैं. चाइना की मिलिट्री असर्टिवनेस, रशिया चाइना का पास होना, आज मोर देन, मतलब जो कंट्रीज हैं, ऑल द कंट्रीज इन द ब्रिक्स ग्रुप, दे हैव मोर ट्रेड विद चाइना देन ईच अदर. सो ऐसा लगता है इट इज प्रमोटिंग चाइनाज इंटरेस्ट, तो ट्रेड इम्बैलेंस है. पैराडॉक्स ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ब्रिक्स अपनी स्पार्कल लूज क्यों कर रहा है, एंड इट इज लूजिंग इट स्पार्कल, वही इस इंटर अचीवमेंट्स के बावजूद भी, क्योंकि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. यूक्रेन वाला, गलवान वाला, इंडिया चाइना के टाइज, राइट. लेकिन पैराडॉक्स कहाँ आ जाता है कि नंबर ऑफ नेशन स्टिल वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स. रीजन बीइंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ना हम इधर के रहे ना हम इधर के रहे, हमारी आवाज कहाँ जाए, तो अगर एटलीस्ट कुछ तो है, इम्परफेक्ट सही. सो देयर इज दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट, राइट. और एक एंटी वेस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको लगता है कि ये दैट इज अ नाइस प्लेटफॉर्म, राइट. सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. एंड देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. देखो, अगर मैं इस पूरे आर्टिकल को 2 लाइन में सम अप करूं, दैट मीन्स अनलाइक मैनी अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, BRICS is still relevant with some internal differences. See, the eagerness to join the group by the countries, it reaffirms the fact that the group has still a lot to offer in terms of economic front as well as geopolitics. So that is the point. ये पूरा क्रक्स मैं मानती हूँ. आप इसको बेस बना लो, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी बहुत से आर्टिकल्स आने वाले हैं दैट विल हेल्प यू. क्योंकि अगर ये समझ आ गया, ब्रिक्स की समिट हो रही है, तो उसके बाद अभी आर्टिकल्स आएंगे फिर न्यूज़ में, सो आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में. ठीक है. देन नेक्स्ट यू हैव this North Sea. What are the concerns about drilling in the North Sea? देखो, प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके के, ऋषि सुनाक, सपोर्टेड अ प्लान टू डू मोर ड्रिलिंग नॉर्थ सी के अंदर. किस लिए? फॉसिल फ्यूल्स के लिए. किस लिए? क्योंकि आप किसी और पे एनर्जी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते. अब देखो, इधर ही पड़ता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड की तरफ. दिस इज द एरिया ऑफ ओशन, नॉर्थ सी.
ठंड पड़ती है बहुत वहाँ। आप ज्योग्राफिकली देखो मैप में कहाँ लोकेट होता है। अब जहाँ इतनी ठंड पड़ेगी वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और आप एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आपको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब फॉर दैट मैटर अगर रशिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है तो फिर वहाँ तो अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इनको बहुत दिक्कत होगी फिर, राइट? सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग दिस। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब दे आर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, दैट वुड बिकम इरिवर्सिबल अगर ऐसा होता है, क्योंकि इसका इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट even though the world is trying to reduce climate change. So the reason that they are giving is that they want to make Britain less dependent on energy from other places. They want to find their own sources of energy. Or we have this, they have this North Sea NTSA, North Sea Transition Authority. See, North Sea Transition Authority. ये किस लिए है? Oil, gas, carbon storage. So it is in charge of regulating them and expects to start giving out licenses for drilling. The plan is to give more than 100 licenses in total. नॉर्थ सी की हिस्ट्री देखते हैं ड्रिलिंग की। देखो नॉर्थ सी जो लोकेटेड है इट इज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तभी मैं बोल रही हूँ नॉर्थ सी आज आपको मैप में देखना है। और इसकी एक्सप्लोरेशन इट बिगेन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। 1958 के जिनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, 1958 जिनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स जो कहता है दैट कंट्रीज कुड एक्सप्लोर एंड यूज द रिसोर्सेज इन द सी नियर देयर कोस्ट. This allowed for oil and gas exploration. In UK, there is Continental Shelf Act of 1964. This is a Continental Shelf Act of 1964 that gave the country the power to explore, use oil and gas resources near its shore. Right? तो फिर उसके बाद companies from UK, Europe, US, they started exploring North Sea and there were many installations. North Sea produced most oil and gas in 1999, but 2022 amount produced it has gone down a lot. मतलब over the time they have been getting less oil and gas from the North Sea. ये offshore drilling problematic क्यों है? Offshore drilling का मतलब लगा लो drilling for oil and gas under the sea. It can cause big problems. Nature, risk for the one who are working there, water, animals that live in the ocean. When we drill for fossils in the seas, it makes the problem of climate change even worse. It even makes the ocean warmer, causes the sea level to rise. It can directly harm the variety of life in the ocean, and it can also hurt things like coral reefs, shellfish. It's like water becoming more acidic because of pollution from carbon, जो कि marine life के लिए is not good. आपके जो क्लाइमेट चेंज को लेके प्रोमिसेस हैं, आर्टिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि some experts who keep track of how countries are dealing with the climate change, they say that UK's efforts are not totally in line with what they promised in Paris Agreement, right? Because this plan of drilling, they are not good for this goal because they are not aligned with the target to limit the temperature rise. होमवर्क क्या है? जब तक ये नहीं देखोगे नॉर्थ सी को मैप में, तब तक सोचना कि ये आर्टिकल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? सो ये थे आपके दो एडिटोरियल्स एंड देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स. WMO का ये कहना है एंड दैट सी लेवल राइज होने के चलते अराउंड द पैसिफिक आइलैंड, देखो अगला आर्टिकल यही है, देयर इज अ राइजिंग इन सी लेवल at about 4 mm per year. It is above the global average. और ये obviously जो low lying island है उनके लिए threat है, डूब जाएंगे. They can face devastating flood. Solomon Island, leading to destruction of agricultural lands, habitable areas. और ये रिपोर्ट जो है State of Climate in Southwest Pacific 2022 रिपोर्ट, ये क्या हाईलाइट कर रही है? Occurrence of marine heat waves in large areas of northeast Australia, south of Papua New Guinea. और हीट वेव्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन मैराइन लाइफ, लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज़.
Despite a decrease in the number of reported disaster weather events as compared to 2021, economic losses फ्लडिंग के वजह से और वेदर इवेंट्स की वजह से वो बहुत बढ़ रहे हैं. WMO के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर उन्होंने कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है, आप कह देना बिल्कुल है. 1873 के अंदर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. 1950 में WMO एक स्पेशलाइज एजेंसी बन गया ऑफ UN फॉर मेट्रोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, राइट. हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. करंटली इट इज हैज अ मेंबरशिप ऑफ 191 कंट्रीज. गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इट्स सुप्रीम बॉडी इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस which consists of representatives of all the members. ये at least मतलब they meet at least every 4 years to set general policy and adopt regulations. So a 36 member executive council is there that meets annually and implement the policies. Secretariat headed by Secretary General appointed by the Congress. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. Serves as administrative center of the organization. ठीक है. Then next you have green hydrogen mission. In this significant move for the progress for this mission, government has notified green hydrogen standard for India. Now what is green hydrogen standard for India? पहले तो मतलब सवाल ये बनता है green hydrogen standard क्या है ना. green hydrogen तो I'll definitely let you know. सिंपल सी बात है. देखो green hydrogen क्या होता है. इलेक्ट्रोलिसिस करिए आपने, इलेक्ट्रिसिटी जो आप दे रहे हो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया. ये हाइड्रोजन जो है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन इफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब गवर्नमेंट इज टेकिंग अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ क्लीनर एनवायरमेंट विद समथिंग दैट इज कॉल्ड दिस ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड. It is very important for National Green Hydrogen Mission, which is all about making hydrogen in a clean manner, eco-friendly way. Hydrogen is a special element. Green hydrogen means जैसे कि मैंने बताया that you are using such methods that don't harm the environment. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है to set a rule for what counts as green hydrogen. वो कहते हैं that green hydrogen should be made in a way that does not produce more than 2 kilogram of a carbon dioxide for every kg of hydrogen. मतलब हर किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए इट शुड नॉट प्रोड्यूस मोर देन 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज व्हाट दिस ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इज. क्योंकि दिस CO2 इज दैट कैन हार्म द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, राइट. And to make sure that this hydrogen production project follow this rule, BEE, which is a part of Ministry of Power, it will check and approve the agencies, nodal authority for accreditation of agencies, right. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो ये तो आप पढ़ सकते हो. फिर देन यू हैव 2 स्पीशीज इन न्यूज. पाम कॉकेटूज, पैरेट की तरह दिखते हैं, ब्लैक बीक है, रेड पैच थोड़े से आपको दिख रहे होंगे. दे वर रेस्क्यूड फ्रॉम असम बाय द पुलिस. इनको आप गोलियत कोकेटू और ग्रेट ब्लैक कोकेटू बोल सकते हो. स्मोक ग्रे कलर के होते हैं, स्मोकी ग्रे. ब्लैक पैरेट भी बोलते हैं इनको. लार्ज ब्लैक बीक है, रेड चीक अभी मैंने दिखाया ना. नेटिव टू अरू आइलैंड, न्यू गिनी. रेन फॉरेस्ट, गैलरी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एजेस, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे. ये दे चूज बिग ट्रीज फॉर नेस्टिंग. थ्रेट हैबिटेट लॉस. क्यों? बिकॉज ऑफ सीजनल फायर्स, वाइल्ड फायर्स. And IUCN status least concern. Similarly, you have another species, Kashmir stag, hangul. न्यूज में क्यों है? जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है ये. 2 साल बाद देखने को मिला है दैट देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. ये अलग डियर है, राइट. And it is also called hangul, which is the subspecies of Central Asian red deer endemic to Kashmir. So it is found in high valleys and mountains of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, primarily in Dachigam National Park, and small population is also witnessed in South Kashmir, Obera Aru Wildlife Sanctuary. IUCN status critically endangered sites में Appendix 1 के अंदर.
फैक्ट्स अबाउट दिस नेशनल पार्क, मैप में ये नेशनल पार्क को लोकेट करोगे. ऑब्वियसली दिस पार्क लाइज इन डीप वैलीज, स्टीप वुडेड स्लोप्स located in the mountainous area. अब ये क्या है, एल्टीट्यूड की वजह से इट इज़ कैटेगराइज इनटू टू रीजन्स, अपर रीजन एंड लोअर रीजन. यहाँ पर आपको इट इज़ एक्सट्रीमली रिच इन वाइल्ड चेरी, पियर, प्लम, पीच, एप्पल, एप्रिकोट, वॉलनट, चेस्टनट, ओक, और फना में हैंगुल, जंगल कैट, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर. तो ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. क्लियर है? सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज सेशंस. You can share it with other friends and don't forget to subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.